हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट में। आज हम 23 दिसंबर की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शंस हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। तो आईसीसी के द्वारा ये तय कर दिया गया है कि आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी कौन करेगा, तो पाकिस्तान करेगा। अब और देख लेते हैं अपकमिंग इवेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। तो 2025 में आईसीसी मेंस टी20 मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी ये कहाँ पर होगी, तो ये पाकिस्तान में होगी। मार्च 2025 में होनी है ये। और 2025 में ही वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे जो कि इंडिया में होंगे। 2026 में मेंस टी20 वर्ल्ड कप होंगे जो कि इंडिया और श्रीलंका दोनों मेज़बानी करेंगे उसकी। 2025 में मेंस एशिया कप होने हैं, वो भी कहाँ पर होने हैं, इंडिया में होने हैं। और देख लेते हैं 2025 पैरा एथलीट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ये कहाँ पर होगी, ये इंडिया में होगी, न्यू दिल्ली में। इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 ये किसने जीता, रियल मैड्रिड ने जीता, जो हमने अभी देखा। 38th नेशनल गेम्स 2025 ये कहाँ पर होंगे, उत्तराखंड में होंगे। और शुभंकर क्या है इसका, मुलान इसका क्या है, मॉस्कट है। और जो एंथम है वो क्या है, संकल्प से शिखर तक। ब्रिटेन की नेट साइबर ब्रंट ने सबसे तेज शतक लगाया, सबसे तेज टेस्ट शतक लगाया है। तो यानी कि सबसे तेज टेस्ट शतक लगाया है। 96 बॉलों में 100 रन बनाए थे उन्होंने। आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये हमने हाल ही में पढ़ी हुई नीचे सारी। वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप 2025 कहाँ पर हो रहा है, तो मस्कट में हो रहा है, ओमान के मस्कट में, कैपिटल है ओमान की। और इसको इंडिया ने जीता, चाइना को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन है दीपा मलिक, मरियप्पन थंगावेलु, प्रीति पाल या अवनी लेखरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दीपा मलिक। और ये एक पैरा एथलीट हैं और इनकी किताब है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो इन्होंने लिखी है। हाल ही में इसका अनावरण हुआ है। ये कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं, दीपा मलिक के बारे में। 2016 के रियो ओलंपिक में शॉट पुट में सिल्वर जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता बनी थी ये। इन्होंने अपने कैरियर में कुल 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। इनके नाम 4 लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। ये भारतीय पैरालंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो भारतीय पैरालंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। वर्तमान में एशियाई पैरालंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड में दक्षिणी एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और प्रतिष्ठित पद पाने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। इनको पद्मश्री मिल चुका है 2017 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी मिल चुका है 2019 में। अर्जुन पुरस्कार इनको 2012 में मिला था। और ये कहाँ से हैं, तो ये हरियाणा से हैं। तो ये कहाँ से हैं, हरियाणा से हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है इनके बारे में सारी चीज़ें, ये आप दोबारा से पढ़ सकते हो। और देख लेते हैं ऑटोबायोग्राफी। साक्षी मलिक की बायोग्राफी का नाम क्या है, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, विटनेस। बोरिस जॉनसन की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, अनलीस्ड। और बोरिस जॉनसन है कौन, तो इंग्लैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं इंग्लैंड के। मदर मैरी कम्स टू मी ये किसने लिखी, तो अरुंधति ने लिखी ये किताब। बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम क्या है, सोर्स कोड। आर अश्विन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम क्या था, आई हैव द स्ट्रीट्स आ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। दिग्गज टेनिस प्लेयर जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा का क्या नाम है, क्रॉस कोर्ट। MS धोनी ने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का अनावरण किया जिसका नाम क्या था, अंजन साक्षी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की आत्मकथा का नाम क्या है, उंगलिन ओरुवन। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा का नाम क्या है, बीबी माई स्टोरी। 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ली, इसका नाम क्या है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूरेशिया टाइम्स की द ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत कौन से स्थान पर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फिफ्थ। तो भारत 5वें नंबर पर है द ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में। और देख लेते हैं फर्स्ट नंबर पर कौन है। देखो, दीज कंट्रीज हैव बीन रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो ये कंट्रीज किसके आधार पर जज की जाती हैं,
इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इन्फ्लुएंस के आधार पर ये जज किया जाता है इनको, और इनकी राजनीतिक स्थिरता कितनी है और इनके पास स्ट्रेंथ कितनी है, मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, इसके आधार पर इनकी पोजीशनिंग की जाती है। तो अमेरिका पहले नंबर पर है, चीन दूसरे नंबर पर, रूस तीसरे नंबर पर, जापान चौथे पर, पाँचवें पर भारत, छठवें पर फ्रांस, सातवें पर यूके और सातवें नंबर पर है साउथ कोरिया। सबसे मेन क्या है, पहले नंबर पर कौन है, तो अमेरिका है पहले नंबर पर, और पाँचवें नंबर पर अपना देश भारत है। और देख लेते इंडेक्स वगैरह देख लेते हैं। तो पहला इंडेक्स हम जो देख रहे हैं वो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक क्या है, 129वीं है, और आइसलैंड ने इसको टॉप किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है, यानी कि विश्व आर्थिक मंच इसको पब्लिश करता है, और भारत की रैंक क्या है इसमें 129 है, और टॉप किसने किया, आइसलैंड ने किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024, इसमें भारत की स्थिति क्या है, 116वीं है। टॉप किसने किया इसको, शीर्ष पर कौन है, आइसलैंड है, और इसको रिलीज कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें भारत की स्थिति क्या है, 63वीं है। इसको शीर्ष पर, इसको टॉप किसने किया है, स्वीडन ने किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024, इसमें भारत की स्थिति क्या है, 15वें नंबर पर है, और यूएस ने इसको टॉप किया है, और पब्लिश कौन करता है इसको, अंकटाड पब्लिश करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें भारत की स्थिति क्या है, 109वीं है, और फिनलैंड ने इसको टॉप किया है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का स्कोर क्या रहा, तो 71 स्कोर रहा, और सबसे टॉप स्कोर किसने किया, केरला और उत्तराखंड ने टॉप स्कोर किया। तो एसडीजी रिपोर्ट आती है नीति आयोग के द्वारा, इसमें भारत का स्कोर कितना रहा है, टोटल 71 रहा है। ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2024, इसके आधार पर सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है, तो वियना है, और ये जो जारी किया जाता है ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है, तो भारत का एक देश है, वो भारत का एक शहर है मुंबई, वो दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर दिल्ली है। मनीला पहले नंबर पर है। नाइट फ्रैंक इसको जारी करता है। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसको किसने टॉप किया, तो इसको केरला ने टॉप किया। और सूचकांक देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है, 39वीं है, और इसको टॉप किसने किया, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स विश्व हुनर सूचकांक, इसमें भारत की स्थिति क्या है, 58वीं है, स्विट्जरलैंड ने इसको टॉप किया है। एशिया पावर इंडेक्स, इसमें भारत की स्थिति क्या है, तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर यूएस है, दूसरे नंबर पर चाइना, और तीसरे नंबर पर अपना देश भारत है। शहरी शासन सूचकांक यानी कि अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, इसको किसने टॉप किया है, तो केरला ने टॉप किया है। ऐसे हमने राज्यों को खाद्य सूची में देखा तो केरला टॉप में था, ऐसे ही शहरी शासन में भी केरला टॉप पर है। विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन को पार कर गया है, तो वो है इंडिया। सबसे पहला देश कौन सा है, तो चाइना है, दूसरा जापान, तीसरा स्विट्जरलैंड, और चौथा अपने देश भारत। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है, तो ये हमने देख ही लिया, अभी हमने देखा था ऊपर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत की स्थिति क्या है, 105वीं है। वर्ल्ड GNI रैंकिंग 2024, इसमें भारत की स्थिति क्या है, 150वीं है, और टॉप पर कौन है, बरमूडा है। वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है, और यहाँ पर जो GNI लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय इनकम इसके फुल फॉर्म है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में शीर्ष देश कौन सा है, तो अपना देश भारत है। मल्टी डायमेंशनल जो इंडेक्स है इसमें भारत सबसे शीर्ष पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की स्थिति क्या है, 84वें नंबर पर है, और हांगकांग इसमें टॉप पर है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कहाँ की संस्था है, ये कनाडा की संस्था है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसमें स्थिति क्या है भारत की, 79 स्थिति है, यानी कि 79वीं पोजीशन पर है, और डेनमार्क ने इसको टॉप किया है। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, तो इसमें भारत की स्थिति क्या है, 176वीं है, और टॉप किसने किया है, लग्जमबर्ग ने इसको टॉप किया है। वैश्विक पेटेंट फाइलिंग, इसमें भारत की स्थिति क्या है, तो 6वीं है, और चाइना ने इसको टॉप किया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति
10वीं है और डेनमार्क इसमें चौथे नंबर पर आया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पर कोई सा देश नहीं आया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024, इसमें 49वें नंबर पर भारत आया और यूएसए टॉप पर आया। मोबाइल मेलवेयर हमलों की सूची में भारत टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में एस्ट्रोनॉट्स ऑफ विच कंट्री हैव मेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय डूइंग अ 9 आवर स्पेस वॉक। तो हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा 9 घंटे स्पेस वॉक करके नया रिकॉर्ड बनाया गया है? रसिया, चाइना, जापान या यूएसए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चाइना। तो चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक यानी 9 घंटे तक स्पेस वॉक करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। ये कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो काई जूजे और सोंग लिंगडोंग ये व्यक्ति हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, जो कि चाइना के हैं। इन्होंने अंतरिक्ष में 9 घंटे स्पेस वॉक किया है और नया रिकॉर्ड बनाया है। अब स्पेस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं और कुछ रीसेंट न्यूज़ देख लेते हैं। स्पेस एक्स पोलरिस डाउन मिशन लॉन्च किया गया स्पेस वॉक करने के लिए। तो स्पेस एक्स कंपनी है, इसने एक पोलरिस डाउन मिशन लॉन्च किया था, किसके लिए? स्पेस वॉक करने के लिए। 2035 तक भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। तो ये हमने लक्ष्य रखा है कि 2035 तक भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेगा। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले व्यक्ति बने रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेंको। तो याद रखना ये नाम, ओलेग कोनेंको। ये इन्होंने 1000 दिन पूरे किए अंतरिक्ष में और ये पहले व्यक्ति बने हैं ये कारनामा करने वाले। और देखते हैं, सऊदी अरब से अंतरिक्ष मिशन में जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये रायना बर्नावी बनी है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये कब मनाया गया? तो ये 23 अगस्त को मनाया गया। इस दिन क्या खास हुआ था? तो इस दिन हमारा जो चंद्रयान है वो चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड किया था। तो 23 अगस्त को इसी अवसर पर हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाना चालू किया है। भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? तो ये गोपी चंद्र ठोटाकुरा बने। भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब हैदराबाद में स्थापित की गई। भारत की डिफेंस स्पेस एजेंसी ने पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया। भारत ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन। तो ये रूस के हैं, यूरी गागरिन। ये अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति मेजर हैं। इन्होंने कब प्रवेश किया था? तो अप्रैल 1961 में। और 12 अप्रैल को हम इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भी बनाते हैं। दुनिया की पहली महिला कॉस्मोनॉट कौन बनी थी? तो वैलेंटिना टेरेस्कोवा बनी थी। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह ये कौन सा है? तो ये आर्यभट्ट है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय, तो पहले भारतीय कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे? तो राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में भारतीय मूल की पहली महिला कौन गई थी? तो ये कल्पना चावला गई थी। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल? गीता सबरवाल, पी हरीश, फिलिमोन यांग या मदन लोकुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मदन लोकुर। तो हाल ही में मदन लोकुर को यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान कहाँ पर किया गया? तो किस राज्य ने या किस केंद्र शासित प्रदेश ने अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना को चालू किया है? दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो दिल्ली ने अपने यहाँ अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना चालू की है। इसके अंतर्गत होगा क्या ये देख लेते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दलित का कोई भी बच्चा दुनिया की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो वह सिर्फ एक बार एडमिशन ले लें, पढ़ाई और आने जाने का सारा खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, कोई भी दलित बच्चा अगर टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो इस योजना के तहत अगर एडमिशन ले लेता है तो उसका सारा खर्च कौन वहन करेगी? तो दिल्ली सरकार वहन करेगी। इसके साथ साथ ही दिल्ली सरकार ने एक और योजना चलाई जिसका नाम था संजीवनी योजना। इसके तहत 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की घोषणा की है। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं किस राज्य ने कौन सी योजना चला रखी है। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना किसने चलाई हुई है? तो यूपी ने चलाई हुई है। हर घर
हर गृहिणी योजना किसने चलाई हुई है? हरियाणा ने चलाई हुई है। दीनदयाल स्पर्श योजना किसने चलाई हुई है? डाक विभाग ने चलाई हुई है। सुभद्रा योजना उड़ीसा ने चला रखी है। सीएम बाल पौष्टिक आहार योजना किसने चला रखी है? तो हिमाचल प्रदेश ने चला रखी है। सीएम सुख आश्रय योजना तो ये हिमाचल प्रदेश ने चला रखी है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना ये किसने चला रखी है? तो हिमाचल प्रदेश ने चला रखी है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना किसने चला रखी है? तो असम ने चला रखी है योजना। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना किसने चला रखी है? तो यूपी ने चला रखी है। श्रमिक बसेरा योजना किसने चला रखी है? तो गुजरात ने चला रखी है। राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना ये तेलंगाना ने चला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ एसबीआई? राम मोहन राव अमारा, हर्षवर्धन अग्रवाल, विपिन कुमार या नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम मोहन राव अमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में एसबीआई के एमडी कौन बने हैं? तो राम मोहन राव अमारा एसबीआई के नए एमडी बने हैं। तो एसबीआई के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी इसके चेयरमैन हैं। टैगलाइन क्या है इसकी? तो टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नॉट नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। अब एसबीआई के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि श्रीनगर की डल झील में किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया? तो एसबीआई ने लॉन्च किया। एसबीआई ने पहला तैरता हुआ एटीएम कब और कहाँ पर लॉन्च किया था? तो ये 2004 में लॉन्च किया था, केरला में लॉन्च किया था। बट अगर बात डल झील की हो तो ये श्रीनगर में किया गया और एसबीआई ने किया था। ये टैगलाइन इसकी पूछी गई है एग्जाम में। और ये वाला एग्जाम क्वेश्चन भी जो श्रीनगर की डल झील में किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम लगाया? तो एसबीआई ने लगाया, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेटेड? 21 दिसंबर, 20 दिसंबर, 19 दिसंबर, 18 दिसंबर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 दिसंबर। तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। अब बात महत्वपूर्ण दिवसों की हुई है तो महत्वपूर्ण दिवस जान लेते हैं। 1 तारीख को हमने क्या मनाया? वर्ल्ड एड्स डे मनाया। 2 तारीख को हमने 3 दिवस मनाए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो ये हमने 2 तारीख को मनाए। 3 तारीख को हमने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया। 4 तारीख को हमने विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस और 4 तारीख को ही हमने अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस भी मनाया। 5 तारीख को हमने विश्व मृदा दिवस मनाया। 5 तारीख को हमने अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया। 7 तारीख को हमने 2 दिवस मनाए, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। 9 तारीख को हमने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया। 10 तारीख को हमने विश्व मानव अधिकार दिवस और विश्व पर्वत दिवस भी विश्व पर्वत दिवस हमने उसके 1 दिन बाद मनाया, 11 दिसंबर को। 12 दिसंबर को हमने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया। 12 तारीख को ही हमने अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यानी कि इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे मनाया। 14 तारीख को हमने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया। 16 तारीख को हमने विजय दिवस मनाया। 18 तारीख को हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया और 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 18 दिसंबर को हमने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया। 19 तारीख को हमने गोवा लिबरेशन डे मनाया और 21 दिसंबर को हमने विश्व ध्यान दिवस मनाया, जो कि अपने आप में पहला दिवस मनाया गया है। हाल ही में 20 दिसंबर 2024 में एसएसबी की स्थापना दिवस मनाया गया। तो एसएसबी की स्थापना किस वर्ष हुई है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1961, 1962, 1963 या 1964। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1963। तो 1963 में एसएसबी की स्थापना हुई थी। अब बात एसएसबी की हुई है तो एसएसबी के बारे में जान लेते हैं। मोटो क्या है एसएसबी का? तो सेवा, सुरक्षा और भाईचारा इसका उद्देश्य है, मोटो है। मानित कौन है इसके? तो अमृत मोहन प्रसाद हैं। यह भारत और नेपाल और भूटान और भारत सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 20 दिसंबर 1963 की इसकी शुरुआत हुई थी चीन और भारत के युद्ध के बाद से। अभी पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी के रानी डांगा में इसका जश्न मनाया गया, यानी कि एसएसबी का जश्न मनाया गया। तो ये हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन खत्म हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा बिंदु सैडल पीक उत्तर अंडमान में स्थित है। तो पहला स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट पूछा गया है, बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। स्टेटमेंट 3, ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। केवल 1 और 2,
केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, या केवल एक। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो हाँ, बिंदु जो सबसे ऊंचा बिंदु है सैडल पीक, ये उत्तर अंडमान में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, उत्तर अंडमान में स्थित है। बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सही बात है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप पर स्थित है। और बैरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। तो ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच 10 डिग्री चैनल नहीं है, यहाँ ग्रांड चैनल है। ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में ग्रांड चैनल है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 2, केवल 1 और 2 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच ग्रैंड चैनल स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। डंकन पैसेज दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। तो सही कथन बताने हैं, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो आपको बताना है। तो आप देखते हैं, इसका एनालाइज करते हैं कि कौन सा सही है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच ग्रैंड चैनल है, गलत है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच में है। ग्रैंड चैनल जो है ये किसके बीच में है? सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच में है। तो अंडमान और निकोबार के बीच में जो है वो है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। दूसरे वाले पर देखते हैं। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु में से है, बिल्कुल सही बात है। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, क्योंकि ग्रेट निकोबार द्वीप सबसे दक्षिणी द्वीप है हमारा। डंकन पैसेज दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है, बिल्कुल सही बात है, ये हमने देखा है अभी। जो डंकन पैसेज है ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो हमारा इसमें कथन कौन से सही हैं? तो हमारा पहला गलत है, तो दूसरा और तीसरा हमारा कथन सही है। आप इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी याद रख सकते हो। डंकन पैसेज को, दक्ष ने डंक मारा लिटिल अंडे को, इस प्रकार से आप एक ट्रिक बना सकते हो। अगर आपको याद नहीं होती हैं ये चीज़ें तो आप बना सकते हो ट्रिक। ग्रैंड चैनल किसके बीच में है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में है। ग्रेट से ग्रैंड को रिलेट कर लें तो आपको याद रहेगा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में ग्रैंड चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोबार द्वीप समूह को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। कोको जलडमरू मध्य उत्तरी अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप समूह के बीच स्थित है। स्टेटमेंट 3 कहता है मध्य अंडमान पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग है। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 तीनों सही हैं। तो अब इसका एनालाइज कर लेते हैं। निकोबार द्वीप समूह को 3 भागों में बांटा गया है, सही बात है। कौन कौन से हैं वो? कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। सबसे दक्षिणतम ग्रेट निकोबार है। इस पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, जिसको हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन्स पॉइंट भी कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो कोको जलडमरू मध्य उत्तरी अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप के बीच स्थित है, बिल्कुल सही बात है। कोको जलडमरू मध्य जो कोको स्टेट है वो उत्तरी अंडमान यानी कि जो सबसे उत्तरी द्वीप है उत्तरी अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप के बीच में स्थित है। तीसरा ऑप्शन जो है उसको देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? मध्य अंडमान पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग है। यस, बिल्कुल सही बात है। तो मध्य अंडमान है वो पूरे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप दोनों पर ज्वालामुखी स्थित है। ग्रेट कोको और लिटिल कोको द्वीप भारत का हिस्सा हैं। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन हैं केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1। तो इसका एनालाइज कर लेते हैं।
नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप दोनों पर ज्वालामुखी स्थित हैं, सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप दोनों पर ज्वालामुखी स्थित है, पर जो नारकोंडम द्वीप पर जो ज्वालामुखी स्थित है वो अभी डेड ज्वालामुखी है और बैरन द्वीप पर है वो सक्रिय है। ग्रेट कोको और लिटिल कोको द्वीप भारत का हिस्सा है, गलत बात है। ग्रेट कोको और लिटिल कोको द्वीप म्यांमार का हिस्सा है, भारत का हिस्सा नहीं है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो दक्षिण अंडमान में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। सैडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर है। ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार और म्यांमार के बीच स्थित है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, या केवल 1 सही है। तो इसका एनालाइज कर लेते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है, बिल्कुल सही बात है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसको कैसे याद रख सकते हो तुम? लिटिल अंडे में 10 रुपये वाली कार निकली, लिटिल अंडे में 10 रुपये वाली कार निकली, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है, बिल्कुल सही बात है। ग्रैंड चैनल जो है वो किसके बीच में है? तो ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है, ना कि म्यांमार के बीच स्थित है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है बर्मा म्यांमार, अब इसका नाम म्यांमार हो गया है, पहले इसका नाम बर्मा था। तो म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान-युमा पर्वत कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है अराकान-युमा पर्वतमाला को रखाइन पर्वतमाला भी कहा जाता है। अराकान-युमा पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप हिमालय का हिस्सा है। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है, या उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो देख लेते हैं, इसका एनालाइज कर लेते हैं। म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान-युमा कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसको रखाइन पर्वतमाला भी कहा जाता है, ये भी सही है। अराकान-युमा पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, बिल्कुल सही बात है। अंडमान निकोबार द्वीप हिमालय का हिस्सा है, ये भी बात सही है। तो जो हिमालय गया हुआ है इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से नीचे की तरफ आया हुआ है, ये पूर्वांचल हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय, और इसके बाद में ये सागर के नीचे होते हुए फिर से इसका उठाव हुआ है अंडमान निकोबार पर। और जो उठाव पैदा हुआ है बंगाल की खाड़ी के पास में जिस हिंद महासागर में, तो उसी को किसका नाम दिया गया है? अंडमान निकोबार का नाम दिया गया है। तो अंडमान निकोबार जो है वो हिमालय का हिस्सा है, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।